बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान डू और डाई मैच जारी है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। एशिया कप के फाइनल में जगह बनाने का यह मुकाबला है। पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें मध्य मुकाबिल हैं। पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर 88 रन बना लिए हैं। बाबर आजम 29 रन बनाकर आउट हुए, जबकि फखर जमान फिर नाकाम, सिर्फ 4 रन बनाए और वो आउट हो गए। मैच की फातह टीम फाइनल में भारत से मध्य मुकाबल होगी। बारिश के बायस मैच ताखीर से शुरू हुआ। मैच 45 ओवर्स तक महदूद किया गया है। एशिया कप के फाइनल में जगह बनाने का मुकाबला है। पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें मध्य मुकाबल हैं। पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर 88 रन बना लिए हैं। बाबर आजम 29 रन बनाकर आउट हुए। फखर जमान फिर नाकाम, सिर्फ 4 रन बनाए। प्रमोद मधुशान और बेलाला की एक विकेट ली। मैच की फातह टीम फाइनल में भारत से मध्य मुकाबल होगी। बारिश के बायस मैच ताखीर से शुरू होगा। मैच 45 ओवर्स तक महदूद किया गया है। और अब बात करेंगे शायकीन क्रिकेट। एशिया कप फाइनल में बस पाक भारत टाकरे के ख्वाहिशमंद हैं। फैंस कहते हैं दुआ है बारिश ना हो, मजा तो तब है जब। शामिल करते हैं कुछ दीगर अहम खबरें। पीडीएम तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला धमाके में जख्मी हो गए। मस्तुंग में हाफिज हमदुल्ला की गाड़ी पर हमले में जख्मियों की तादाद 12 हो गई है। असिस्टेंट कमिश्नर मस्तुंग ने बताया धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। धमाका बज़ाहिर रिमोट कंट्रोल लगता है। हाफिज हमदुल्ला समेत धमाके के जख्मियों को क्वेटा मुंतकिल कर दिया गया है। डॉक्टर्स ने बताया तमाम जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। हाफिज हमदुल्ला मस्तुंग से कल्लात की तरफ जा रहे थे। कराची बफर जोन के करीब एक और बच्ची अंधी गोली का निशाना बन गई। 7 साल मरियम गोली लगने से जाँ बहक हो गई। मरियम के वालिद के साथ स्कूल जा रही थी। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे हुए अंधी गोली का निशाना बन गई। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। में फूल सी बच्ची स्कूल यूनिफॉर्म में मारी गई। मरियम साकिब को उसका वालिद स्कूल छोड़ने निकला था। बफर जोन के करीब फायरिंग की आवाज आई और एक गोली गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी मरियम के सर में लगी। वालिद जख्मी बेटी को लेकर अस्पताल पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गाड़ी मेरी आहिस्ता थोड़ी हुई होगी तो फायर हुआ वहाँ से। अब मैंने देखा एक बंदा पिस्टल लेके भाग रहा है और उसके पीछे भी कोई भाग रहा था, क्योंकि बच्ची मेरी गाड़ी में थी, पीछे बैठी हुई थी। तो मरियम जब मैंने बोला तो मरियम जो है वो मेरी नीचे गिरी। मैंने मरियम को देखा तो वहाँ पे अब मुझे फील हुआ कि ये गन शॉट यानी हमारी गाड़ी में लगा। अब्बासी अस्पताल में ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद लवाहिकीन ने अश्कबार आंखों के साथ मरियम की लाश वसूल की। वालिद उसको स्कूल ले जा रहा था, फायरिंग हो रहा था उधर से। तो मैं निकला स्पीड से। जब मैंने पीछे देखा मोड़ के तो मेरी बेटी जो है ना खून में पड़ी हुई थी लगभग। सेंट्रल फैसल अब्दुल्ला चाचड़ ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए एसपी गुलबर्ग की सरबराही में 4 रुकनी टीम तश्कील दे दी है। मरियम साकिब के पुरसा ने मुतालबा किया है कि फायरिंग के वाक़े में मुलविस मुल्जिमान को गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दी जाए। कैमरामैन मोहम्मद इमाद के साथ अफजल खान, ARY न्यूज़, कराची। कराची के इलाके बफर जोन में 7 साला मरियम साकिब का फायरिंग में जाँ बहक होने का वाकया। पुलिस ने एनी शाहिदीन के बयानात ले लिए हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं अफजल खान से जानते हैं। अफजल, इंतहाई अफसोसनाक ये वाकया पेश आया है, बताइए क्या तहकीकात की गई हैं, क्या बातें सामने आई हैं अब तक? जी देखिए, इस केस के बाद आला पुलिस हुकाम की जानिब से मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए एक तहकीकाती टीम बनाई गई थी और इस टीम ने वहां पर जाए वक्फा पर पहुंचकर एनी शाहिदीन का बयानात भी लिए। एनी शाहिदीन के मुताबिक वहां एक होटल है जिसके सिक्योरिटी गार्ड और वहां पर जो डाकू हैं उनके दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने जो होटल का सिक्योरिटी गार्ड है अली रजा जिसका नाम है उसको शामिल तफ्तीश कर लिया है और उसकी जो राइफल थी उसको भी फॉरेंसिक के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि जो डाकू है उसकी गिरफ्तारी के लिए भी कोशिशें की जा रही है और फॉरेंसिक आने के बाद ही इस बात का तयन हो सकेगा कि मरियम साकिब को किसकी गोली लगी थी। जो वर्सा है उन्होंने इस वाक़े का मुकदमा दर्ज करवाने से इनकार कर दिया है। ताहम आला पुलिस हुकाम का कहना है कि वो इस वाक़े का मुकदमा अव्वल तो जो वर्सा हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो दर्ज करवाएं। बसूरत दिगर सरकारी मुद्दत में इस वाक़े का मुकदमा दर्ज करके जो दिगर मुल्जिमान हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी कोशिशें की जाएंगी। जी ठीक है, अफजल हमारे साथ मौजूद थे, आगाह कर रहे थे। तैमूरिया के इलाके में 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में इंतकाल कर जाने वाली बच्ची मरियम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। मरियम साकिब की नमाज जनाजा में इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बच्ची को मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। सलमान लोधी से मजीद जानेंगे। सलमान, आगाह कीजिएगा इस बारे में।
دیکھیں ننھی مریم کی اب سے کچھ دیر قبل نماز جنازہ بفر زون کی مقامی مسجد میں ادا کی گئی، جس میں اہل علاقہ سمیت پولیس افسران نے بھی شرکت کی۔ پولیس نے جو اہل خانہ کو یہ بتایا ہے کہ اس کیس میں تحقیقاتی ٹیم بنائی گئی ہے، جس کے ذریعے ملزمان کی گرفتاری کی کوششیں کر رہے ہیں۔ بچی کی نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد تدفین کے لیے اس کی میت کو مقامی قبرستان منتقل کر دیا گیا ہے۔ شکریہ آپ کا سلمان لودھی۔ اور کچے میں ڈاکو راج ختم کرنے کا مشن، نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کا کچے میں انٹرنیٹ کی سہولت ختم کرنے کا حکم، ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن میں پاک فوج کی مدد لی جائے گی۔ نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کی بیٹھک میں اہم فیصلے۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے آئی جی پولیس کو اسٹریٹ کرائم کے خلاف فیصلہ کن آپریشن کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا، کوئی شخص موبائل فون لے کر نکل نہیں سکتا، یہ صورتحال ہرگز قابل قبول نہیں۔ کچے میں اچھی شہرت کے حامل پولیس افسر اور اہلکار تعینات کیے جائیں، جو اچھی کارکردگی نہ دکھائیں تبدیل کر دیں۔ 11 مغویوں سے متعلق رپورٹ بھی طلب، مغویوں کے خاندانوں سے رابطے کی ہدایت۔ نگراں کابینہ نے کراچی میں رینجرز کی تعیناتی میں 6 ماہ تک کی توسیع بھی کر دی ہے۔ کراچی میں جرائم کی مسلسل اور لگاتار وارداتوں نے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ اس سال اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں 60,000 سے تجاوز کر گئیں، جبکہ شہر میں آزادانہ لوٹ مار کرنے والوں کے ہاتھوں 90 سے زائد شہری قتل ہو چکے ہیں۔ نذیر شاہ کی رپورٹ۔ کی کوئی گلی سڑک محفوظ نہیں، شہری مال کے ساتھ جانوں سے بھی ہاتھ دھو رہے ہیں۔ اعداد و شمار کو دیکھا جائے تو سال کے ابتدائی 8 ماہ میں اسٹریٹ کرائم کی 60,000 کے قریب وارداتیں ہوئی، ماہانہ اوسط 7,500 بنتی ہے۔ اسی طرح اب تک 90 سے زائد شہری ڈکیتی مزاحمت کے دوران ڈکیتوں کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں۔ گزشتہ برس اسی مدت میں 51 شہری اسٹریٹ کرمنلز کی گولیوں کے نشانہ بنے تھے۔ جہاں کہیں بھی جائیں وہ یہی خدشہ رہتا ہے، بھائی فون جو ہے نہیں نکالیں، ہم فون جو ہے چھپا کے لے کے جائیں۔ ہمیں اپنی حفاظت خود کرنی پڑے گی، کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایکشنز نہیں لیے جاتے۔ ابتدائی 8 مہینوں میں سب سے زیادہ موٹر سائیکلیں چوری اور چھینی گئی، جن کی تعداد پولیس ریکارڈ کے مطابق 39,215 ہے۔ دوسرے نمبر پر موبائل فون چھیننے کی وارداتیں ریکارڈ ہوئی اور 18,000 سے زائد موبائل فون لوٹے گئے۔ گاڑیاں بھی ڈاکوؤں اور چوریوں کا ہدف بنی رہی۔ پولیس مجھے لگتا یہ ہے کہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، وہ لوگ سیدھا موٹر سائیکل پہ آتے ہیں بالکل بغیر کسی ڈر اور خوف کے، آ کے سیدھا آدمی کے اوپر پسٹل رکھ دیتے ہیں۔ دوسری جانب نئے آئی جی سندھ رفعت مختار نے 2 روز کے اندر امن و امان کی صورتحال بہتر ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ ابھی امن و امان کی دیکھیں ابھی نہیں آتے، یہ کب تک ہو جائے گا۔ دندناتے ڈاکوؤں کے ہاتھوں جہاں درجنوں شہری جاں بحق ہوئے، وہیں سینکڑوں زخمی بھی ہوئے، جن میں لاتعداد افراد معذور ہو کر سہارے کے محتاج ہیں۔ شہر قائد میں 8 ماہ کے دوران 60,000 سے زائد وارداتیں رپورٹ ہوئی، 95 سے زائد شہریوں کو ڈکیتی مزاحمت پر قتل کر دیا گیا، لیکن نئے آئی جی سندھ کہتے ہیں 2 روز میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیسے، یہ دیکھنا باقی ہے۔ کیمرہ مین محمد حنیف کے ساتھ نذیر شاہ، ARY نیوز کراچی۔ سپریم کورٹ نے بغاوت کے جھوٹے کیس میں صدر ARY نیوز عماد یوسف کو بری کر دیا۔ جسٹس اعجاز الاحسن کی زیر صدارت 3 رکنی بینچ نے مقدمے کی سماعت کی۔ عدالت نے اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر سے پوچھا، کیا FIR کراتے ہوئے ان کے پاس کوئی ثبوت تھا؟ پروسیکیوٹر نے اعتراف کیا ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ عماد یوسف کی طرف سے لطیف کھوسا نے پیروی کی۔ صدر ARY نیوز عماد یوسف کے خلاف بغاوت کا جھوٹا کیس۔ سپریم کورٹ نے عماد یوسف کی بغاوت کے مقدمے سے بریت کی درخواست منظور کر لی۔ عدم ثبوت پر صدر ARY نیوز کو بری کر دیا۔ نے عماد یوسف کے خلاف مقدمے کی کارروائی کالعدم قرار دی۔ وکیل لطیف کھوسا نے دلائل میں کہا، سٹی مجسٹریٹ کی جانب سے شہباز گل کے خلاف مقدمے کے لیے سیکرٹری داخلہ سے منظوری لی گئی۔ جسٹس شاہد وحید نے پوچھا، کیا وزارت داخلہ کی طرف سے مقدمے کی منظوری دی گئی؟ وکیل لطیف کھوسا نے کہا، صرف شہباز گل کے خلاف منظوری لی گئی، عماد یوسف کا نام بعد میں ڈالا گیا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے پروسیکیوٹر سے سوال کیا، آپ کے پاس عماد یوسف کے خلاف کیا ثبوت ہے؟ اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر نے کہا، ان کے پاس ایک ٹرانسکرپٹ ہے جو شہباز گل کے زیر تعمیر فارم ہاؤس سے برآمد کیا۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے پوچھا، آپ نے کس بنیاد پر عماد یوسف کے خلاف مقدمہ درج کرایا؟ کئی بار پوچھنے کے باوجود آپ سوالوں کے جواب نہیں دے رہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر رضوان عباسی پر اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا، آپ
दलाइल नहीं दे सकते तो बैठ जाएं। एडवोकेट जनरल से दलाइल सुन लेते हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने पूछा, क्या एफआईआर में इमाद यूसुफ का जिक्र था? स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा, एफआईआर में एआरवाई इंतजामिया का जिक्र है। हमने मुकदमा एआरवाई इंतजामिया के खिलाफ दर्ज कराया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, इंतजामिया का मतलब तो बताएं। इंतजामिया में तो सरबराह से लेकर नायब कासिद तक सब आ जाते हैं। इंतजामिया में तो चाय पिलाने वाले से लेकर सीईओ तक सब आते हैं। ये तो वो बात हो गई, आपने जाल फेंका कि जो मछली हाथ आ गई। क्या एफआईआर करवाते हुए सबूत था? प्रोसिक्यूटर ने एतराफ किया, उनके पास कोई सबूत न था। रिमार्क्स दिए, सबूत नहीं थे तो साजिश का कैसे पता चला? जस्टिस मंदुखेल ने कहा, आपने बगैर सबूत जो दफात लगाई देखकर खौफ आ रहा है। आप कह रहे हैं ट्रांसक्रिप्ट सबूत है? क्या चोर चोरी करते हुए रसीद छोड़ जाता है? बेंच ने रिमार्क्स दिए, कागज के टुकड़े से कैसे साजिश साबित हुई? जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया, जिसको आप सबूत कह रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है? बेंच ने ये भी कहा, आपने टीवी प्रोग्राम पर पेमरा इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा क्यों न करवाया? असल जिम्मेदारी तो पेमरा की है, वो रेगुलेटर है। आज की समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सदर एआरवाई न्यूज इमाद यूसुफ की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन की तारीख दी है, तजवीज नहीं। अब हर हाल में इलेक्शन की तारीख का लाहे अमल सुप्रीम कोर्ट ही देगी। सेनेटर अली जफर की सेनेट इस्तेहकाक कमेटी के इजलास के बाद बैरिस्टर अली जफर की एआरवाई से गुफ्तगू। कहा, सदर को एहसास है उनके पास अमल दरामद के वसाइल नहीं। सदर मुमलिकत जानते हैं उनके पास सिर्फ कौमी असम्बली इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार है। इलेक्शन की डेट दे दी है, उन्होंने ये कहा है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराना है। ये भी एहसास हुआ है प्रेसिडेंट साहब को, प्रोग्राम देना है इलेक्शन का, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देना है। वो सिर्फ डेट नेशनल असेंबली की दे सकते हैं। उनको ये भी एहसास है कि इलेक्शन कमीशन ने उनको इनकार कर दिया है मिलने से ही। मैं अपना जो फैसला है वो इन्फोर्स नहीं कर सकता, कोई ऐसा इख्तियार नहीं कि वो इलेक्शन कमीशन को मजबूर करें। मुशावरत के बाद हमने समझा खुद कुछ वे कर नहीं सकता, तो मैं यही कहता हूँ कि अदालत अब फैसला करे। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद, शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने फैसला कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। इंतजार पंजोता ने कहा, आज के फैसले मायूसी हुई, उम्मीद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पर अपना फैसला देगी। इसके अंदर खान साहब की जमानत खारिज कर दी गई, शाह साहब की जमानत खारिज कर दी। पहले जमानत लगती नहीं है, इतना जो है टाइम गुजर जाता है, बेला वजह न जाने क्यों खान साहब की जमानत जो है वो आज खारिज कर दी गई। इसको हम कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करेंगे। दोहरा मेयार इंसाफ का किसी कदर कबूल नहीं है। साइफर केस में पीटीआई रहनुमा असद उमर को बड़ा रिलीफ, जमानत मंजूर। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत में समाअत। जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने फैसले में कहा, एफआईए के मुताबिक असद उमर की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। प्रोसिक्यूशन का कहना है असद उमर के खिलाफ ताहाल सबूत नहीं। गिरफ्तारी मतलूब हुई तो एफआईए पहले असद उमर को आगाह करेगी। मीडिया से गुफ्तगू में असद उमर ने कहा, अभी तक नहीं पता इल्जाम क्या है, मुकदमात दबाव डालने के लिए हैं, मैं हरगिज वादामाफ गवाह नहीं बन रहा। किसी के ऊपर भी ठीक नहीं है, लेकिन वहाँ इल्ज़ाम तो कम से कम लगाया। यहाँ तो आप पूरी एफआईआर पढ़ लें दोबारा, और आज भी वो खड़े होकर कह रहे हैं कि जी अभी हमें पता नहीं कि इनके ऊपर इल्ज़ाम किया है, तो उनको तो साथ माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने सिर्फ प्रेशर दबाव। खान साहब से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। पार्टी वालों को इजाज़त नहीं मिली, सिर्फ वकीलों को और फैमिली को उसकी इजाज़त। सदर साहब ने जो बताया है वो बिल्कुल आइन के अंदर वाज़ेह लिखा हुआ है, दुरुस्त उन्होंने बात की है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद हैं। जलसे में 27 मार्च को असली साइफर था, ये तो वज़ीर आज़म ही बता सकते। सर आप वादामाफ गवाह तो नहीं बनने वाले सर? तहरीक इंसाफ नाम ही चेयरमैन पीटीआई है, वो माइनस के किसी फार्मूले को कबूल नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ से डील करने के लिए जरूरी है चेयरमैन तमाम अमल का हिस्सा हो। साबिक वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी के प्रोग्राम बाखबर सवेरा में गुफ्तगू, कहते हैं चेयरमैन पीटीआई के लिए अहम है वो अपने असूलों पर खड़े रहें। तवक्को है वो कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे जिसके नतीजे में पूरा सियासी अमल तबाह ना हो। जो इस वक्त खत लिखा गया है उसके नतीजे में भी वही कुछ होगा जो अदरवाइज डेट की सूरत में भी होना था। 12-10 दिनों में उनकी जितने भी इकदामात हैं, उन इकदामात के अंदर, उनके रवैये में और उनकी अप्रोच के अंदर एक रिकन्सिलिएटरी जो एक पैटर्न आया है, उस पैटर्न की वजह से स्ट्रेसेस कम हो रही हैं। चंद चीज़ें उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, वो ये है कि जी वो जो जिन प्रिंसिपल्स पे वो खड़े हुए हैं उन पे वो खड़े रहें। मैं ये तवक्को कर रहा हूँ कि वो अंडर द गिवन कंडीशंस
कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे जिसके नतीजे में पूरा डेमोक्रेटिक प्रोसेस डिमोलिश ना हो। तहरीक इंसाफ नाम ही इमरान खान साहब का है और वो पार्टी जो है और वो खुद भी जो है किसी माइनस के किसी फार्मूले को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पीटीआई से डील करने के लिए ये ज़रूरी है कि खान साहब जो है वो उस सारे प्रोसेस का हिस्सा हो। सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इंतखाबी इत्तेहाद के लिए कोशिशें तेज। JUI-FE और MQM पाकिस्तान का सिंध में मिलकर काम करने पर इतफाक। मौलाना राशिद महमूद सुमरो की सरबराही में JUI वफ़द ने MQM क़यादत से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में फारूक सत्तार ने कहा कि 15 साल से वडेरों जागीरदारों ने सिंध पर कब्जा किया हुआ है। हमने तय किया है कि अब सिंध कार्ड नहीं चलने देंगे। 15 सालों से बिला शिरकत खैरे सिंध के सियासी वडेरों और जागीरदारों ने यहाँ के इख्तियार वसाइल पर कब्जा जमाए रखा है। हमने ये तय किया है कि अब ये सिंध कार्ड हम नहीं चलने देंगे। इस सियासत का खात्मा करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके सियासी वडेरों जागीरदारों को उनकी औकात याद दिलाएंगे। अगर आज किसी के पास नई सिंध में वो सियासी कुव्वत है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो मेरे जमीयत उलमाए इस्लाम के भाइयों के पास है। पीपल्स पार्टी सिर्फ पोली क्लिनिक और पिम्स अस्पताल का जवाब दे, पाकिस्तान की तरक्की इनका काम नहीं है। इनका काम तो शीखियां मारना है। नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी की तनकीद, कहते हैं 16 माह 13 पार्टियों की हुकूमत थी। इसहाक डार ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। अब इस जहाज को टेक ऑफ करना है, जिसके लिए पायलट की सूरत नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं। 16 महीनों को आप शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं कह सकते, इनको आप 13 पार्टियों की हुकूमत कह सकते हैं। जो आप शहबाज शरीफ का पोर्शन निकालेंगे, उस पोर्शन के अंदर जब इसहाक डार को आप रखेंगे तो उसने इस मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया है। अब इस जहाज को टेक ऑफ करना है और वो टेक ऑफ करने के लिए पायलट जो है नवाज शरीफ की सूरत में पाकिस्तान आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी सिर्फ पोली क्लिनिक और पिम्स हॉस्पिटल का जवाब दे दे, बाकी मैं उनसे क्या पूछूं? उनका काम ही नहीं है पाकिस्तान की तरक्की, उनका काम शेखियां मारना है। और खबर है कराची से, जहां जिना अस्पताल की लिफ्ट खराब हो गई है, 2 मजदूर फंसे हुए हैं। तफसीलात क्या हैं सलमान लोधी से जानते हैं। सलमान, 1 घंटे से ये 2 मजदूर लिफ्ट में फंसे हुए हैं, अब तक क्यों नहीं निकाला जा सका इन्हें? देखिए, जिना अस्पताल सर्जिकल वार्ड की ये लिफ्ट है जिसमें मजदूर 1 घंटे से फंसे हुए हैं। 2 मजदूर अपना सामान लेकर, जिसमें ट्रॉलियां हैं, वो लेकर नीचे उतर रहे थे, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे आके लिफ्ट फंस गई है, जिसकी वजह से मजदूर 1 घंटे से वहां पर फंसे हुए हैं। मजदूरों का ये कहना है कि इंतजामिया को इत्तला दे दी गई है, लेकिन अब तक इंतजामिया ने संजीदा बुनियादों पर इकदाम नहीं किए। 1 घंटे से मजदूर फंसे हुए हैं। जिना अस्पताल की इंतजामिया का कहना है कि टेक्निकल अमले को तलब कर लिया गया है, फंसे हुए मजदूरों को निकालने की कोशिशें कर रहे हैं। शुक्रिया सलमान लोधी। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। अगले 1.5 माह के लिए शरह सूद 22% पर बरकरार रहेगा। शरह सूद बरकरार रखने का फैसला गिरती हुई महंगाई की शरह की वजह से किया गया। मई में 38% तक पहुंच जाने वाली महंगाई की शरह कम होकर अगस्त में 27.4% पर आ गई है। ज़राई शोबों में बेहतरी हुई, कपास की आमद में इजाफा हुआ। चीनी जखीरा अंदोजों और पेट्रोल स्मगलिंग के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन जारी है। बलूचिस्तान में स्मगलिंग के रास्ते बंद होने से हुकूमती खजाने को नुकसान आधा रह गया। पेशावर में 8,000 टन जखीरा चीनी बरामद की गई और 31 मुल्जिमान को धर लिया गया। हासिलपुर, आरिफवाला और सक्खर में भी गोदाम सील करके चीनी की हजारों बोरियां कब्जे में ले ली गई हैं। डाउन का हुकूमती वादा, खजाने को नुकसान रह गया आधा। पेट्रोल और चीनी की स्मगलिंग से होने वाला माहाना 10 अरब रुपए का घाटा कम होकर 5 अरब पर आ गया। बलूचिस्तान में स्मगलिंग के रास्तों पर क्रैकडाउन काम दिखाने लगा। ईरानी डीजल और पेट्रोल की स्मगलिंग पर 50% काबू पा लिया गया। चीनी स्मगलिंग कम होकर 60,000 मैट्रिक टन और यूरिया खाद की स्मगलिंग कम होकर 50,000 मैट्रिक टन की सतह पर आ गई। हुकाम के मुताबिक 5 में से 4 स्मगलिंग रूट बंद करने में कामयाब हो चुके हैं। आखिरी रास्ता भी जल्द बंद कर दिया जाएगा। पेशावर में 1 हफ्ते के दौरान 8,000 टन से जायद चीनी बरामद कर ली गई। जखीरा करने वाले मुल्जिमान को 95,000 रुपए जुर्माना किया गया और महंगी चीनी फरोख्त करने वाले 31 डीलर्स को भी गिरफ्तार किया गया।
حاصل پور میں اسسٹنٹ کمشنر بھی ذخیرہ اندوزوں خلاف ایکشن میں ہے. غریب محلہ میں 800 سے زائد چینی کے تھیلے برآمد کر کے گودام کو سیل کر دیا. عارف والا کے صدیق ٹاؤن میں بھی کامیاب چھاپا مارا گیا. 1750 چینی کی بوریوں کا ذخیرہ برآمد کر کے ایک گودام کو سیل کر دیا گیا. ملک بھر میں بجلی چوری کے خلاف کریک ڈاؤن کا 7واں روز. مختلف شہروں میں بجلی چوروں کو گرفتار کر کے بھاری جرمانے عائد کیے جا رہے ہیں. ملک بھر میں بجلی چوروں کے خلاف کارروائیاں جاری. کے الیکٹرک نے 4 گوٹھوں کو چوری کی بجلی فراہم کرنے والے 7 PMTs توڑ دیے. لاہور میں بجلی چوروں کے خلاف 236 مقدمات درج. 10,430 مقدمات کے چالان پیش کیے جا چکے ہیں. فیصل آباد ریجن میں مزید 136 بجلی چور پکڑے گئے. 6 کروڑ 95 لاکھ سے زائد کے جرمانے کیے گئے. سیالکوٹ میں مزید 55 بجلی چور گرفتار. 45 مقدمات درج. 7 لاکھ روپے سے زائد ریکوری کی گئی. گجرانوالہ میں گیپکو نے 326 بجلی چوروں کو دھر لیا. 2 کروڑ سے زائد کے جرمانے. بہاول نگر میں متعدد نادہندہ فیکٹریوں، کمرشل پلازوں اور ٹیوب ویلز کے کنیکشن منقطع کر کے ٹرانسفارمرز بھی اتار لیے گئے. دنیا پور، پھول نگر، ٹبا سلطان پور اور جلال پور بھٹیا میں بھی بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن. سیپکو کا سکھر، خیرپور، گھوٹکی، لاڑکانہ، قمبر، شہداد کوٹ، شکارپور، دادور، جیکب آباد، کشمور اور نوشہر و فیروز میں بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف آپریشن جاری. 203 افراد کو گرفتار کر لیا گیا. پاکستان میں آزادانہ، منصفانہ، بروقت انتخابات کرائے جائیں. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا ہے، ہم حکام پر زور دیتے ہیں انتخابی عمل کو پاکستان کے قوانین کے مطابق آگے بڑھایا جائے. انسانی حقوق، آزادی اور قانون کی حکمرانی کا احترام کیا جائے. Countries around the world, we urge Pakistan to hold a free and fair and timely elections and to respect human rights and fundamental freedoms and the rule of law. And we urge Pakistani authorities to move forward with the electoral process in a manner consistent with Pakistan's laws, as we do with countries around the world. Pakistan is an important partner of ours, and we greatly value the relationship between our countries, both between our two governments and the people-to-people connection. 90 دن میں انتخابات اور مہنگائی کے خلاف وکلا کا احتجاج جاری. سپریم کورٹ بار کے اعلان پر ملک بھر کی بار ایسوسیشنز میں ہڑتال ہے. ہائی کورٹ، ڈسٹرکٹ اور سیشن کورٹ میں عدالتی کارروائیاں معطل ہیں. لاہور ہائی کورٹ بار کا جنرل ہاؤس اجلاس ہوا. ساہیوال، پنڈی بھٹیاں، عارف والا اور چیچاوتی میں ڈسٹرکٹ بار کے وکلا آج عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے. ڈسکا میں وکلا کی عدم حاضری پر عدالتی عملے نے پیشوں کی نئی تاریخیں دے دیں. سکھر، شکارپور، دادو اور عمرکوٹ کی عدالتوں میں آج وکلا پیش نہیں ہوئے. بلوچستان بار کونسل میں بھی عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا گیا. مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ARYnews.tv اور دیکھتے رہیے ARY News.